हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जी, ये क्या होता है? देखो, अब मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपके साथ डिटेल में करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पढ़ना कैसे वो बता देते हैं। अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं? जी, हम चैप्टर 2 कर चुके हैं जिसमें डेफिनेशंस थी। चैप्टर 3 कर चुके हैं जिसमें से प्रिंसिपल्स थे। हम चैप्टर 4 में कुछ ज़्यादा कुछ खास था नहीं। हाँ, एक्रूअल कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस था। हमने कहा 1.5 पेज का बाद में देख लेंगे, पर हाँ वो मैंने आपको समझा रखा है ऑलरेडी। चैप्टर 5 अभी आप लोगों ने लास्ट में मेरे साथ किया, जो था अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर 6 इसके लास्ट में कुछ मैंने होमवर्क अकाउंटिंग इक्वेशन के आपको दे ही दिए थे। होप आपने कर लिए होंगे। नहीं किए हों तब भी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। नेक्स्ट क्लास जब होगी, लाइव क्लास जब होगी, तो फिर आप मेरे साथ इसके भी प्रॉब्लम्स ले लेना, बेशक मेरे को कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर नंबर 6 ये अभी होल्ड पर किया है। जी, क्यों होल्ड पर किया है? वो इसलिए क्योंकि चलो बात उठी गई है तो आगे चलते हैं। ये जो चैप्टर है ना, ये ना वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। यानी जब भी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जब बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करी जाती है, ध्यान से सुनना, जब भी कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करी जाती है तो सबसे पहले उसके एविडेंसेस होने ज़रूरी हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि बिना एविडेंस के एक अकाउंटेंट बिजनेस की बुक्स में एंट्री पास कर दे, जर्नल एंट्री कर दे। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये फिर एक फ्रॉड हो जाता है कि जर्नल एंट्री कंपनी की बुक्स में तो है बट उसका कोई एविडेंस नहीं है। जी, समझ में नहीं आया? देखो, सपोज हमने कहा मशीनरी परचेज ₹20,000 बाय चेक। अब ज़रा ध्यान से समझना, ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, चीज़ें बदल सकती हैं। ट्रांजैक्शंस की तो कोई सीमा ही नहीं है, कहीं ना कहीं बदल ही जाएंगी। खैर, पर हर एक ट्रांजैक्शन का देखो कोई ना कोई प्रूफ जरूर होगा, एविडेंस जरूर होगा, उसको वेरीफाई करना जरूरी है। बिना एविडेंस के ये वाली जर्नल एंट्री हम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ आपको एक अकाउंटेंट के तौर पर सोचना है कि हाँ, क्या ये वाली चीज़ कैसे वेरीफाई हो सकती है। जैसे मैं आप लोगों से कहूँ कि क्या आप 3 तारीख को स्कूल गए थे? अगर मुझे वेरीफाई करना हो तो क्या मैं वेरीफाई कर सकता हूँ? एविडेंस है कि आप 3 अक्टूबर को स्कूल गए थे। एविडेंस क्या है? जी, हम तो स्कूल से निकले थे। अब वो स्कूल के लिए निकले थे, घर से तो हम निकले थे, घर से तो हम स्कूल के लिए गए थे। अब भाई मन बदल गया, स्कूल ना जा करके स्कूल से बंक मार दिया हमने, हम कहीं और चले गए। बट एविडेंस कैसे आ सकता है? स्कूल में अगर गए होंगे, सोचना, स्कूल में जब गए होंगे तो अटेंडेंस रजिस्टर भी तो होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो जो
उस टाइम पर एविडेंस के तौर पर आ सकती हैं कि आप स्कूल में थे। अटेंडेंस रजिस्टर हो गया, आपके फ्रेंड सर्कल हो गए, आपकी टीचर्स हो गई, जो ना जिन्होंने आपको क्लास दी होगी, जिसका इंटरेक्शन आपके साथ हुआ होगा, उनसे पूछा जाएगा तो हाँ पता चल जाएगा जी फलाने दिन आप थे कहाँ पर। यही चीज़ इस चीज़ में लगा करके देखो सिर्फ। ये तो बस मैंने जो है ना, वो तुमने देखा होगा CID एक आया करता था सोनी टीवी पर, सोनी चैनल पर, तो वहाँ पे वो सबूत इकट्ठे किए जाते थे। दैट्स द थिंग कि यहाँ सबूत बताओ कि ये ट्रांजैक्शन एग्जिस्टेंस हुई है, इसका सबूत क्या होगा। मशीनरी परचेज, तो अगर मशीनरी परचेज की है तो ऑब्वियस सी बात है मशीनरी की का कोई बिल होगा हमारे पास जी। कोई सी मशीनरी लेकर के आए होंगे हम, उसका बिल तो होगा ना हमारे पास, तो वो बिल इज एन एविडेंस। ठीक है, क्योंकि सामने से जब हम मशीनरी खरीदने गए होंगे किसी वेंडर से, तो उसने हमें बिल दिया होगा, तो जो वो बिल दिया होगा या कैश इनवॉइस दिया होगा, वो क्या हो गया, इसका सबूत। और दूसरा सबूत क्या कि 20,000 बाय चेक, 20,000 की मशीन आई तो हमने चेक से पेमेंट कर दी, तो तो एक बात बताओ, ये वाली पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रही होगी, बैंक अकाउंट की जो ट्रांजेक्शन है उसमें से रिफ्लेक्ट कर रही होगी, हमारे बैंक से 20,000 गए होंगे। दो सबूत मिल गए, और ये दो सबूत बहुत होते हैं, क्योंकि ये वाला जो चेक है ये इसी बंदे के नाम पर जिससे हमने परचेज की है, उसी वेंडर के नाम पर इशू हुआ होगा, तो हमारे बैंक से जो 20,000 गए होंगे इसी बंदे के अकाउंट में गए होंगे। तो आगे ना ये वाली बात है, ये बस यहाँ यही चेक करना होता है कि हर एक जो ट्रांजैक्शन है उसके एविडेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, है ना। यहीं आपके पास वाउचर भी आ जाएगा, कैश वाउचर भी, नॉन कैश वाउचर भी, वो फिर आगे की बात है। मैंने इसलिए इसे अभी होल्ड पर करवाया, फिर भी मैंने मोटी मोटी जानकारी आपको यहाँ दे दी। हर एक ट्रांजेक्शन, चाहे कोई सी भी ट्रांजेक्शन ले लो, उसके कुछ ना कुछ एविडेंस जरूर होंगे। जब तक एविडेंस नहीं होते बिजनेस में वो वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करी जाती। और इन एविडेंसेस को अपने पास संभाल के रखा जाता है। अपने पास बोले तो बिजनेस अपने पास संभाल के रखता है इन एविडेंसेस को, आने वाले 7 साल तक संभाल कर रखता है इसको। वो अपने यहाँ से हटाता नहीं है। अच्छा, 7 साल का रीज़न भी वैसे मैं आपकी क्लास में दे चुका था, दोबारा दे देंगे जब ये चैप्टर पे अभी आएंगे। फिलहाल के लिए हम मूव ऑन कर रहे हैं चैप्टर 7 की तरफ, जो है डेबिट क्रेडिट के रूल्स। तो अब आपको मेरे साथ पढ़ाई कैसे करनी है ज़रा देखना। आप पढ़ाई करोगे, सबसे पहले ये तो बस मैंने एम बताया कि हम क्या कर चुके हैं, क्या हम छोड़ रहे हैं और क्या हम करने जा रहे हैं। क्या बात है, क्या हम कर चुके हैं, क्या हम छोड़ रहे हैं और क्या हम करने जा रहे हैं। तो जब भी अभी आप मेरे साथ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ोगे तो याद रखना कि ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन रखना अपना। दूसरा ये होना चाहिए। दूसरा लिखते रहना, जो जो चीज़ मैं लिखवाऊं उसे लिखते रहना। राइट डाउन या प्रिपेयर नोट्स। अपनी बुक्स में नोटिंग जरूर करना, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करना, पर ध्यान से सुनना चीज़ों को। वो चीज़ें बड़ी आसान है, बड़ी सिंपल है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तीसरी बात जी,
ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट किस तरीके से हम करेंगे, हमें कैसे यूज़ होंगे, उसकी यूटिलिटी भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। पर हाँ, पहले गेम को खेलने से पहले उसके रूल्स देख लो। गेम बाद में खेलेंगे, पहले रूल्स देख लेते हैं। जी रूल्स तो हमने वो भी पढ़े थे जो आप कह रहे थे कि गोइंग कंसर्न है, जी बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है, ये है वो है। हाँ बिल्कुल थे। वो प्रिंसिपल्स थे। उसके बाद अब रूल्स ये आए। देखो कैसे। अब सबसे पहले तो मेरे साथ ना थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करो ताकि बेस बने। इन अकाउंटेंसी to record any transaction in the books of accounts, there are two टू पर बादल बना लेना। टू एस्पेक्ट्स ऑफ there are two aspects of each transaction. One is debit and another is credit with same amount. यहाँ हमने लिखा कि अकाउंटिंग में जब भी आप ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, तो हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट पड़ते हैं। ये आपने मेरे साथ अकाउंटिंग इक्वेशन में भली भांति सीखा भी है। जैसे मशीनरी परचेज करी, चेक से करी, तो किस किस पे इम्पैक्ट पड़ा। एक मशीनरी कम हो गई और दूसरा चेक से करी है तो पेमेंट चेक के थ्रू हुई तो बैंक कम हो गया, है ना। तो दो इम्पैक्ट पड़े। यही बस मैंने इतनी सी ही बात लिखवाई है। इसे ही डुअल एस्पेक्ट सिस्टम बोलते हैं। बेशक लिख लो, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। Here we come to know that which account will be debit and डेबिट और लिखना और क्रेडिट। Here we come to know that which account will be debit or credit. There are two approaches to make decision of डेबिट और क्रेडिट। अब जी ये क्या लिखवाया आपने? हमने इस वाली लाइन से ये लिखवाया
कि यहाँ हम ये जान पाएंगे कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट तो होते हैं ना, यहाँ हम ये जान पाएंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अब आप लोगों के ना दिमाग में ना एक ही बात आ रही होगी कि जानने की भी क्या ज़रूरत है कि डेबिट और क्रेडिट होगा, जानने की ज़रूरत क्या है। ना मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहली बात, अकाउंटेंसी स्टार्ट कहाँ से होती है? अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है आइडेंटिफिकेशन से। ध्यान से समझना कि ट्रांजैक्शन को आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि वो मनी में मेज़र कर सकते हो, उस ट्रांजैक्शन को, वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, उसे आप बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो, और आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसे जर्नलाइज करो। जी ये क्या होता है भाई? इसे ही रिकॉर्डिंग कहते हैं, क्योंकि बिजनेस की बुक्स तब तक नहीं बन सकती जब तक आप उसे बिजनेस उस ट्रांजैक्शन को बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे, है ना। जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी, चाहे आपने सेल करी हो, चाहे आपने परचेज करी हो, चाहे आपने रेंट पे करा हो, चाहे ना किया हो, चाहे आपने सैलरी पे करी हो, चाहे ना पे करी हो, आप उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करो। अगर वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है तो मनी में मेजर कर सकते हो, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की है, उस ट्रांजैक्शन को आप अपनी बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करो। और रिकॉर्ड करने को ही आप जर्नलाइज कहते हो। पर ये रिकॉर्डिंग होती कैसे है? ये रिकॉर्डिंग होती है कि आपको एक ट्रांजैक्शन दे दी जाएगी और उसके आपको डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है। जैसे मैं अभी बता देता हूँ, हालांकि समझाऊंगा नहीं अभी, पर समझना। जैसे अभी मैंने एक चीज़ लिखी थी ना आपके साथ, मशीनरी परचेज ₹20,000 बाय चेक। इसी ट्रांजैक्शन को मुझे अगर बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो मैं कैसे करूँगा? देखो मैं तुम्हें फ्यूचर दिखा रहा हूँ तुम्हारा, तुम ये वाले काम करोगे। मैं लिख भी दूँ, मशीनरी परचेज्ड बाय चेक ₹20,000। अब देखो इसके दो इम्पैक्ट पड़े, दो इम्पैक्ट पड़े कि एक मशीनरी और एक बैंक। मशीनरी बढ़ गई, बैंक घट गया। तो इसमें से ये दो अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ा ना, इन्हीं दो अकाउंट में से किसी को डेबिट करना है, किसी को क्रेडिट करना है रिकॉर्ड करने के लिए। दोबारा सुनो, जिन भी दो या तीन अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है उसे बिजनेस में रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट या क्रेडिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर, हालांकि मैंने तुम्हें सिखाया नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कौन सा इम्पैक्ट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। यहाँ ऐसे होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा 20,000 से, और टू बैंक अकाउंट होगा, ये क्रेडिट होगा 20,000 से। यानी ये डेबिट का एस्पेक्ट है, ये क्रेडिट का एस्पेक्ट है। अब आप कहोगे जी आपने कैसे वो पता लगाया है जी, बैंक डेबिट क्यों नहीं है, मशीनरी क्रेडिट क्यों नहीं है? मैंने कहा यही तो सीखना है। अब आइए आपको बात समझ में, आप सीखना क्या चाहते हो? मैंने तो बता दिया ये डेबिट है, क्रेडिट है, रट्टा थोड़ी ना मारना है हमें। हमें ये सीखना है वाई मशीनरी अकाउंट डेबिटेड एंड वाई बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। मशीनरी को ही डेबिट क्यों किया और बैंक को ही क्रेडिट क्यों किया? तो यही आपको यहाँ सीखना है। और ये डेबिट और क्रेडिट डिसाइड करने की दो अप्रोचेज हैं हमारी किताब में। हमें दो तरीक़ों से सिखाया जाता है कि डेबिट कैसे करोगे और किसी अकाउंट को क्रेडिट कब किया जाता है। बात समझ में आई? यानी नियम दो हैं, यानी लोगों ने दो राह बना रखी हैं। कैसी? देखो, दो राहें हैं, मैंने झूला बना दिया। पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच, हाँ, और नेक्स्ट वन है इज
मॉडर्न अप्रोच। यानी डेबिट क्रेडिट डिसाइड करने के भी दो तरीके नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि दो राहें हैं। चाहे आप इसे चूज़ कर लो, चाहे आप इसे चूज़ कर लो। दोनों से आंसर सेम आएगा। मतलब अगर मशीनरी खरीदते समय मशीनरी डेबिट है, तो अगर आप इसको इसके थ्रू चलते रहोगे, इसके अपने रूल्स हैं, मज़े की बात है, इसके अपने रूल्स हैं, इसके अपने रूल्स हैं। ये दो भाई हैं, दोनों की राहें अलग अलग हैं पर मंजिल सेम है। हा हा, क्या बात कही, ध्यान से सुनो फिर, अच्छी बात है। तो ये दो भाई हैं, या ये दो रास्ते हैं। चाहे आप इसके थ्रू चल लो, चाहे आप इसके थ्रू चल लो, पर हाँ, दोनों के अपने अलग अलग तरीके हैं, मंजिल एक ही है। मतलब अगर डेबिट क्रेडिट इससे जो आएगा, आप इसके रूल्स फॉलो करना, इससे भी सेम डेबिट क्रेडिट ही निकलेगा। और चाहे आप इससे देख लो, इससे भी सेम डेबिट क्रेडिट निकलेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि अप्रोचेस दो होती हैं, नाम में मत जाना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जी मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाना है दिल्ली में, जी क्या रास्ता है, गूगल मैप दिखा देता है ना आपको। चाहे आप यहाँ से जाओ, चाहे आप यहाँ से जाओ, आप ना इस जगह पे पहुँच जाओगे। और वो तो दो से कह लो ज़्यादा भी दिखा सकता है, क्योंकि वहाँ रास्ते अवेलेबल हैं। हमारे पास बस दो ही रास्ते हैं डेबिट क्रेडिट डिसाइड करने के, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। पहुंचेंगे वहीं अगर सही रूल अप्लाई कर लिया होगा। याद रखना मेरी बातें, अगर रूल में अगर आपने रट्टा मारा, रूल में अगर आपने कोई दिक्कत करी, डेबिट क्रेडिट क्या नाम है सही डिसाइड नहीं कर पाओगे। क्रेडिट सही वो ना डेबिट क्रेडिट सही डिसाइड नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग सही नहीं होगी। रिकॉर्डिंग सही नहीं होगी तो क्या होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग के बाद ही सारे काम होते हैं। फिर लेजर बनते हैं, फिर लेजर बनने के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ट्रेडिंग बनता है, ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद बैलेंस शीट बनती है। ये सब कुछ डिपेंड किस पे कर रही है, जर्नल करने पे, मतलब रिकॉर्डिंग करने पे। तो अगर डेबिट क्रेडिट गलत हुआ तो रिकॉर्डिंग गलत होगी, रिकॉर्डिंग गलत हुई तो लेजर गलत होंगे, लेजर गलत हुए तो ट्रेडिंग गलत होंगे, हाँ ट्रायल बैलेंस गलत होगा, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट गलत होगा। और अगर यही गलत आ रहे हैं तो हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस सही आ कैसे सकती है। समझ में आई ना कि कितनी बारीकी वाला काम कर रहे हो आप। पहले तो जो हम कर रहे होते हैं ना, और जो हम करने वाले हैं, उसकी इम्पोर्टेंस समझनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लाइफ में जब आप किसी भी चीज़ की, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपका इंसान है, चाहे वो आपके साथ रहने वाले आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर आप इम्पोर्टेंस नहीं समझते हो ना, तो फिर उसकी कदर नहीं होती। हम ना उसे टेकन ग्रांटेड वाली सिचुएशन ले लेते हैं, अरे है वो वाली बात। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। अकाउंटेंसी की अगर रिकॉर्डिंग आपको करनी है तो आप टेकन ग्रांटेड मत लो, पहले उसकी इम्पोर्टेंस समझो। क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग गलत, तो जी ये जो बिज़नेस की बुक्स है ना, ये गलत बनेंगी, तो आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट नहीं बन पाओगे। मुनीमगिरी करनी है तो अच्छी करनी है ना, तो ऐसी समझो। तो याद रखना हम क्या सीखने जा रहे हैं। हम डेबिट क्रेडिट, किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, सीधी सिंपल सी बात, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, हम वो सीखना चाहते हैं। और ये सीखने के लिए दो तरह की अप्रोचेस हमारे पास हैं, दो रास्ते हमारे पास हैं। पहला रास्ता ट्रेडिशनल अप्रोच का रास्ता अप्लाई कर लो, पर इसके अपने रूल्स हैं, डेस्टिनेशन सेम है, जो डेबिट आएगा वही क्या नाम अकाउंट यहाँ भी क्रेडिट होगा, अगर सही रूल्स अप्लाई करें तो। दूसरा रास्ता मॉडर्न अप्रोच, पर इसके रूल्स ट्रेडिशनल, मॉडर्न अप्रोच के रूल्स ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स से बहुत अलग हैं। अलग का मतलब कभी ये नहीं होता कि मुश्किल है, अलग है। जो रूल्स इसने बना रखे हैं वो रूल्स इसने क्या नाम है यहाँ बना रखे हैं।
तो अब रूल्स अलग है, पर हाँ जो डेबिट यहाँ होगा वही डेबिट यहाँ भी होगा। जैसे हमने कहा था ना, मैंने आपको बता दिया था जी, मशीनरी डेबिट यहाँ है और ये क्रेडिट यहाँ पर है, यहाँ भी मशीनरी डेबिट ही होगी, यहाँ पर बैंक क्रेडिट ही होगा अगर आपने सही करा है तो। तो आ जाओ अब ये इन दो राहों के रूल से सीखना स्टार्ट करते हैं, रट्टा नहीं मारेंगे, समझ करके बात करेंगे आज। तो सबसे पहले मेरे साथ लिखो, अच्छा कौन सी राह पहले पकड़नी है, ट्रेडिशनल अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जी। हम तो क्या बताया, आप तो क्या सुन लोगे, मन की बातें सुन लेता हूँ मैं। आ जाओ, हेडिंग डालो मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच हेडिंग डालो और इसके बाद अब मॉडर्न अप्रोच को करना स्टार्ट करते हैं। इन मॉडर्न अप्रोच comma there are 5 accounts to decide debit or credit rules. Asset, expense, asset account, expense account, liability account, कैपिटल अकाउंट और इनकम अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है कि मॉडर्न अप्रोच ये कहती है कि हम सिर्फ 5 अकाउंट के बारे में जानते हैं, 5 के अलावा कोई छठा अकाउंट नहीं होता। बात समझ में आई कि हम सिर्फ 5 अकाउंट के बारे में जानते हैं, छठा अकाउंट नहीं होता। या पता है क्या होता है, कभी कभी 5 से 6 हो सकते हैं पर 6 से 7वां नहीं होगा, 5 से 6 हो सकते हैं, 7वां नहीं होगा। पर पता है यहाँ 5 जी, अभी तो आपने यहाँ 5 लिखवाया, 6 कैसे हो सकते हैं? कभी कभी पता है कुछ किताबों में क्या लिखा हुआ है, जो एक ही अकाउंट है उसके 2 पार्ट कर दिए तो वो 6 हो गए हैं। हम नहीं मानते, हमने कहा जी इतनी से तो काम बन रहा है, चाहे इसका रिवर्स कर लो तब भी वही हो जाता है। तो आप मेरे पास बस यही सीखोगे कि मॉडर्न अप्रोच से अगर डेबिट क्रेडिट डिसाइड करना है तो सिर्फ 5 ही अकाउंट होते हैं, असेट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और इनकम अकाउंट। मतलब जितने भी आप अकाउंट्स, ये अकाउंट के हेड हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन में आपके अकाउंट्स आ रहे होंगे देख लेना, मेक श्योर कि वो इन्हीं 5 के अंदर आकर के कहीं ना कहीं आकर के सिमट जाएंगे, अगर आपको उसका तरीका पता है तो, अगर आप इनके बारे में जानते हो। और ये हमने कब सीखा था? ये हमने सीखा था चैप्टर नंबर 2 में, जब हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी। असेट क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होते हैं और इनकम क्या होती है। तो एक बार इसे मेरे साथ लिख लो, क्योंकि यहाँ असेट का अलग रूल है, एक्सपेंस अकाउंट का अलग रूल है, कैपिटल का अलग रूल है, लायबिलिटी का अलग रूल है और इनकम का अलग रूल है। आ जाओ, ये 5 अकाउंट कौन कौन से हैं जरा लिखो मेरे साथ।
असेट अकाउंट। सेकंड नंबर अभी तो लिखा था, बेशक अभी रुक जाओ पर मुझे देख लो, क्योंकि मैं इसी के साथ ही आपको रूल भी बता दूंगा। सेकंड नंबर एक्सपेंस अकाउंट। तीसरा लायबिलिटी अकाउंट। जी आप ये अकाउंट कैसे लिख रहे हो बेटा, अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म होती है, ये आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अकाउंटेंसी मना नहीं करती आपको, तो जो अप्लाई चीज़ हो सकती है वो जरूर करो, लायबिलिटी अकाउंट। फोर्थ कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट वन इज फिफ्थ इनकम और गेन अकाउंट। अच्छा, जहाँ एक्सपेंस लिखा है ना, इसके साथ ये लिख देना, एक्सपेंस और लॉस अकाउंट। चाहे एक्सपेंस कह दो चाहे लॉस कह दो, वो इसी में ही आएगा, एक्सपेंस और लॉस अकाउंट। तो हमने 5 अकाउंट की हेडिंग बना ली, असेट अकाउंट, लॉस अकाउंट या एक्सपेंस अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और इनकम और गेन अकाउंट, है ना। तो हमने कैटेगरी बना ली। अब हमें बस ये समझना है कि ए असेट कौन कौन सी होती हैं। हालांकि आप लोगों को पता है, मैं ना तब भी बता रहा हूँ आपको, ये आप लोग जानते हो, मैं तब भी बता रहा हूँ आपको। अब जल्दी से मेरे पास आओ और मुझे ये बताओ असेट कौन कौन सी होती हैं। याद करो सेकंड चैप्टर, और मैं आपको सेकंड चैप्टर अभी हाथों हाथ बता भी देता हूँ। 2 तरीके की असेट हुआ करती थी, एक तो जी होती तो वैसे 3 थी, पर मेनली हम अभी दो की बात कर रहे हैं ना, कि जैसे नॉन करंट असेट और करंट असेट, यही तो होती हैं, इसके अलावा तो नहीं। आप कहोगे जी डेफिड रेवेन्यू भी है, हाँ होती हैं बिल्कुल, पर मैं अभी फोकस ये नॉन करंट एसेट पे और करंट एसेट पे कर रहा हूँ। तो जरा नॉन करंट एसेट बताना जी। नॉन करंट एसेट में भी बहुत सारी थी, कौन कौन सी बताओ जरा। पहले नॉन करंट एसेट्स लिख लेते हैं, फिर उसके बाद करंट एसेट्स के जो भी आपको एग्जांपल याद आए वो आप में लिखना। चलो जल्दी से रिकॉल करो, जल्दी करो रिकॉल जी। जी मशीनरी हो सकता है, लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है। नॉन करंट एसेट में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। जी फर्नीचर हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। और याद करो जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कि बिजनेस ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए, है ना। और क्या हो सकता है याद करो जी। गुडविल हो सकती है, बताई थी आपको, इंटेंजिबल असेट्स में आती हैं। पेटेंट्स हो सकते हैं, जी कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है करंट असेट्स में। और याद दिलाओ जल्दी। स्टॉक हो सकता है, वो याद करो जो मैंने नहीं बताए हैं, जो मैंने भी यहाँ नहीं लिखे हैं, जल्दी से याद करो, आने आने चाहिए आपकी जुबान पर। डेटर्स हो सकते हैं, बीआर हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंस हो सकते हैं। ये सारी असेट ही तो हैं। इसमें से मैंने नॉन करंट एसेट्स भी लिख दी, मैंने करंट एसेट्स भी लिख दी, और इसी के साथ मैं अभी होने को बहुत भी हो सकते हैं, पर मैं एटसेट्रा लिख करके छोड़ रहा हूँ,
होने को बहुत हो सकते हैं, मैं अभी भी एक्स्ट्रा लिखने को छोड़ एक्सेट्रा लिख रहा हूँ। तो हालांकि यहाँ चलो एल पे ख़त्म कर देते हैं। एक्रूड इनकम ये भी असेट ही होती है, अब एक्सेट्रा लिख लो, ये भी एसेट ही होती है, अब एक्सेट्रा लिख लो। तो इतनी बातें समझ में आई, तो ये आप लिखना अपनी कॉपीज़ में। इसी तरीके से एक्सपेंस और लॉस बता दो क्या क्या होते हैं जी। एक्सपेंस और लॉस होते हैं, क्या क्या एक्सपेंस हो सकते हैं? सैलरी का एक्सपेंस हो सकता है बेटा, रेंट जी, रेंट तो रिसीव भी हो सकता है, पर अगर रेंट लिखा हुआ है तो वो आप खर्चा ही मानते हो। सैलरी, रेंट, और बताओ बिजनेस का जी, परचेज, परचेज करना भी, गुड्स परचेज करना भी तो खर्चा ही है। हाँ जी जी, परचेज का खर्चा हो सकता है। बैड डेट्स लॉस हो सकते हैं, मतलब जो हमने डेटर्स बनाए थे, जिनको हमने पैसे उधार दिए थे, असेट थे हमारी, वो हमारा पैसा डूब गया तो वो बैड डेट हो गए। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, अब वो लॉस्ट बाय फायर भी हो सकता है, थेफ्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी हमारा एक टाइप लॉस ही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जी, ये क्या होता है बेटा, बाद में बताएंगे, अभी नहीं, जब आप इस लायक हो जाओगे तो बता देंगे, पर अभी लिख लो। एक्सपेंस होता है ये, डेप्रिसिएशन भी एक एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लग जाता है तो वो भी एक्सपेंस ही होता है। इसी तरीके से सैलरी के साथ वेजेस भी ले सकते हो, सैलरी ऑब्लिक वेजेस, ये भी। और ये नए नए तरीके के बहुत सारे एक्सपेंस हैं जो आप यहाँ पे दिखाते हो। तो इतनी चीज़ें। अब बात आई जी लायबिलिटी कौन कौन सी। अब जब मैं लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात है, ये इंटरनल लायबिलिटी है। तो जी बाहर से हमने जिन जिन से उधार लिया तो वो कौन कौन हो सकते हैं जी? वो बैंक लोन हो सकता है, हाँ ठीक है। वो क्रेडिटर्स हो सकते हैं, वो बिल्स पेबल हो सकते हैं। देखो बी आर मैंने यहाँ लिखा था, बिल्स पेबल मैंने लायबिलिटी में दिखा दिया है ना। सी वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकते हैं जी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस में कुछ भी नाम जोड़ दो जो आपने यहाँ लिखे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, इस तरीके से, है ना। खर्चे जो अभी तक पे नहीं किए, बोले तो अनपेड एक्सपेंसेस। एडवांस इनकम रिसीव्ड, ये भी हमारी लायबिलिटी होती है। तो ये लायबिलिटी के कुछ मैंने चीज़ें बताई कि बाहर बाहर से आप इन लोगों से आप चीज़ें उधार ले सकते हो। इसके बाद क्या था? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल तो आप जानती हो ऑनर का अकाउंट होता है ना। इसे आ जाओ जरा, इनकम और गेन लिख लेते हैं, इनकम और गेन लिख लेते हैं। इनकम में हो सकता है रेंट रिसीव्ड, देखो आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने रेंट रिसीव्ड लिख दिया, यहाँ मैंने रेंट पेड लिख दिया, ठीक है। बी डिस्काउंट अलाउड, अच्छा डिस्काउंट अलाउड, किसी को हम अगर सामान हमने बेचा और जब हम उससे पैसे लेने लग गए तो हमने पूरे पैसे ना लेकर के कुछ पैसे उसके छोड़ दिए तो वो कैश डिस्काउंट होता है। हमने वो कैश डिस्काउंट अलाउ किया तो वो हमारा खर्चा हो गया।
तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड लिख लो, एक्सपेंस साइड डिस्काउंट अलाउड, याद आ गया तो लिख लेते हैं, जगह भी बची हुई है ना। डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड खर्चा होता है, और ओहो आई एम सॉरी, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है। दोबारा देख लो, डिस्काउंट रिसीव करना इज़ एन इनकम, मैंने गलती से वहाँ अलाउ लिख दिया था, तो इनकम साइड डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा और एक्सपेंस साइड डिस्काउंट अलाउड आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से कमीशन रिसीव्ड हो सकती है, कमीशन रिसीव्ड इनकम होती है। और सबसे अच्छी बात, सेल्स अकाउंट यहाँ आता है। जब परचेज अकाउंट एक्सपेंस है, मतलब गुड्स को परचेज करना अगर एक्सपेंस अकाउंट है तो वो खर्चा है, तो गुड्स को बेचना इज़ एन इनकम, तो गुड्स को बेचना सेल्स अकाउंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही यहाँ लिख सकते हो इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो यहाँ लिख सकते हो इंटरेस्ट पेड, खर्चा हो गया। अगर इंटरेस्ट हमने किसी को पैसे उधार दिए, हमने किसी को पैसे उधार दिए तो हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, इनकम है। हमने बैंक से लोन लिया और हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट पे करना एक्सपेंस है। ऐसे ही देख लो इसका एफ पॉइंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। जी ये क्या होता है बेटा, देखो कोई भी फिक्स एसेट है, मान लो फर्नीचर है हमारे पास, फर्नीचर 10,000 का है, 10,000 का फर्नीचर अगर हमने 8,000 में 10,000 का फर्नीचर अगर हमने 12,000 में बेच दिया, 10,000 का फर्नीचर अगर हमने 12,000 में बेच दिया तो वो प्रॉफिट हो गया, तो इसे आप गेन बोलते हो, ये इनकम नहीं है, गेन है। इसी तरीके से 10,000 का फर्नीचर मैंने 9,000 में बेच दिया तो वो लॉस हो गया, तो लॉस को इस साइड लिख देते हैं, याद भी आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। बस इतनी सी कैटेगराइजेशन करनी है। इसके साथ मैं एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, इसके बाद तो जितने भी लिखो वो सारे सारे एक्स्ट्रा में, इसके बाद जितने भी लिखो वो सारे सारे एक्स्ट्रा में, आपको याद होने चाहिए कि वो आपसे क्या पूछ लेता है। तो हमने बस अभी तक ये लिखा, मॉडर्न अप्रोच में तो बस अभी हमने रूल नहीं पढ़े, याद रखना है रूल नहीं है, रूल तो अभी आएंगे और मैं रेड पेन से लिखूँगा। तो रूल जो आएंगे वो मैं रेड पेन से लिखूँगा, पूरे पेज पर सिर्फ आपको 2 ही रेड पेन दिखाई देंगे, एक तो मॉडर्न अप्रोच का और एक दूसरा रूल का। तो जी ये क्या था, मैंने बस इसमें ये बताना चाहा कि अगर आप मॉडर्न अप्रोच की राह पकड़ते हो तो आपको वहाँ पे अकाउंट्स को 5 पार्ट में डिवाइड करना होता है। मैंने इनके साथ अकाउंट लगाया नहीं है, ये ना रेंट रिसीव्ड अकाउंट हो सकता है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है। मैंने इनकी बेसिकली 5 हेडिंग बनाई। हेडिंग कौन सी, मेरे साथ वो जल्दी से रिवाइज करो, असेट अकाउंट, एक्सपेंस और लॉस अकाउंट, तीसरा लायबिलिटी अकाउंट, और फोर्थ कैपिटल अकाउंट, और पांचवा कौन सा था, पांचवा था इनकम और गेन अकाउंट। यानी जितने भी अकाउंट आएंगे वो इनमें से किसी ना किसी एक जगह आ जाएंगे, चाहे तो आप यूज करके देख लो, वो कहते ना आजमा के देख ले, तो बेशक आजमा करके देख लो। अच्छा, अब इनके रूल ये हैं। असेट अकाउंट, असेट में अगर आपको कोई सी भी अगर इंक्रीमेंट दिखाई देती है, असेट अगर इंक्रीज हो रही है तो उसे आप डेबिट कर देना, DR बोले तो डेबिट, लो लिख भी देता हूँ, डेबिट। और असेट अगर डिक्रीज हो रही हो, डाउनवर्ड एरो है, असेट अगर डाउन जा रही है मतलब डिक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट कर देना। ये हमारे यहाँ की शॉर्ट फॉर्म होती है, DR की CR। DR बोले तो डेबिट और CR बोले तो क्रेडिट। एक्सपेंस का रूल एकदम सेम होता है,
एक्सपेंस और लॉस बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, एक्सपेंस और लॉस घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ लिखा था ताकि दोनों के रूल कॉमन रहें। ये कॉमन रूल हैं इन दोनों के, इन तीनों के कॉमन रूल हैं। बोलो तो एक ही बार में लिख दूं या अलग अलग लिख दूं। लायबिलिटी और इनसे रिवर्स चलता है। किनसे? असेट और एक्सपेंस से इन तीनों के रूल रिवर्स चलते हैं। ये रिवर्स चलने का मतलब लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ असेट बढ़ी थी, बढ़ने का साइन, तो डेबिट की थी, पर लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट करोगे, लायबिलिटी जब भी घटेगी तो डेबिट करोगे। कैपिटल जब भी बढ़ेगी, कैपिटल कैसे बढ़ती है? जब वो बिजनेस में नई कैपिटल लगा देता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, हाँ, और वो प्रॉफिट वगैरह से। जब भी कैपिटल बढ़ती है तो डेबिट करना, सॉरी क्रेडिट करना। बस। कैपिटल घटती कैसे? लॉस हो जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाए, या विड्रॉ ऑफ या वो ड्राइंग्स वो आ जाए, ठीक है, या विड्रॉ ऑफ कैपिटल हो जाए, तो जब भी कैपिटल घटेगी तो क्या करोगे? डेबिट करोगे। हो गए ना ये दोनों सेम। ऐसे ही इनका भी सेम ही है। देखो, ये इनकम, बिजनेस की इनकम या गेन जब भी बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, और एक्सपेंस इनकम और गेन जब भी कम होंगे तो डेबिट हो जाएंगे। ये रूल आपको याद करने हैं, पर ये रूल हर एक उस पर अलग अप्लाई होगा। असेट का अपना रूल है, एक्सपेंस का अपना रूल है। ये हाँ बेशक कॉमन दिखाई दे रहे हैं। जिसे कैसे याद कर सकते हैं? देखो, याद करने का एक तरीका बताऊं, बड़ा सिंपल सा, जो मैंने यूज़ किया। हाँ जी, बता दो। मॉडर्न अप्रोच में सिर्फ 5 चीज़ें याद करो कि 1 2 3 4 5। इसके अलावा भी कुछ मत सोचो। जितनी भी दुनिया जहान की बातें हैं अकाउंटेंसी की, जितने भी अकाउंट हैं, मॉडर्न अप्रोच से इन्हीं 5 जगह हमें आएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट जो है वो कहाँ आ रहा है। अगर असेट अकाउंट को अगर आप लायबिलिटी में लेकर के चले गए तो इसका रूल लगा दोगे, गलती वहीं हो जाएगी। इसलिए रट्टे नहीं लगाने हैं। इससे अच्छा आप सीखो क्या? सेकंड चैप्टर निकाल लो, और सेकंड चैप्टर निकालने के बाद बेशक एक बार असेट को गो थ्रू कर लो। मात्र 5 मिनट लगेंगे, मात्र 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने कॉपीज़ में लिखवा भी रखा है। बेशक अपनी कॉपी ओपन कर लो और असेट को पढ़ लो, एक्सपेंस को पढ़ लो, लायबिलिटी को एक बार पढ़ लो। हालांकि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल से करवा दी हैं, फिर भी अगर आपको डाउट है, क्यों ये डाउट रहेगा तो रूल्स अलग लग जाएंगे। तो जब आप इन पे अपनी पकड़ बना लो तो ये रूल याद कर लो। जी, रूल कैसे याद होंगे बेटा? 5 ही बात में करें ना। 3 को एक जगह रखो, 2 को एक जगह रखो। 2 को अगर एक जगह रखते हो तो ये कह दो असेट और एक्सपेंस के एक ही रूल हैं। जब भी बढ़ेंगे तो डेबिट करोगे, जब भी घटेंगे तो क्रेडिट करोगे। लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम के एक ही रूल है, जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट करना और जब भी घटेगा तो डेबिट करना। जी, ये तो आप बड़ी जल्दी से बोल गए। बता दो बेटा, मैंने यही करवाया था। अब देखो, तुम्हें जो स्टार्टिंग में करवाया था उसकी ना मैं प्रूफ करता हूँ कि वो कैसे हुआ था। आप मशीनरी परचेज बाय चेक ₹20,000। मैंने उस टाइम पे आपको ये कहा था ना, ये तो देखो मेरे को पता है कि मशीनरी डेबिट होगी, बैंक क्रेडिट होगा। अब देखो, जो चीज़ मुझे पता थी आज वो ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया। तो ये तो वो जो ज्ञान मैंने आपको दिया उसे बस अप्लाई करने की ज़रूरत है। देखो, अब मेरी वाली चीज़ तुम्हें कैसे ट्रांसफ़र होती है? ऐसे ट्रांसफ़र होती है, अगर तुमने ध्यान से सुना होगा तो। ये ट्रांजैक्शन है। अब मैं उसका रीज़न देता हूँ। मैंने वहाँ मॉडर्न अप्रोच लगाई थी। चाहे आप ट्रेडिशन लगा लो, आंसर सेम आएगा। हालांकि पर मैं ट्रेडिशनल अभी आपको प्रूफ नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं प्रूफ कर पाऊंगा? क्योंकि मैंने अभी ट्रेडिशन सिखाई नहीं। मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। मैं दोनों एक ही दिन में नहीं सिखाता हूँ। तो पहले इसको ग्रास्प करो, अपने अंदर तक संभालो। इसे कैसे? सबसे पहले ये देखो, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आप भी मेरे साथ लिखना।
मशीनरी परचेज बाय चेक, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो सारी सारी चीज़ें तुम्हारे सामने है। मॉडर्न अप्रोच है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा अब खुद यूज़ करना। लगाओ मशीनरी परचेज बाय चेक ₹20,000। देखो सबसे पहले ये देखो कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए, यानी ये ट्रांजैक्शन है ना, या ये कह सकता हो, या ये कह सकते हो किन अकाउंट्स पर इम्पैक्ट पड़ा या अफेक्ट पड़ा, कौन सा अकाउंट इम्पैक्ट पड़े यानी किस पे प्रभाव पड़ा। बस पहला ये करना। दूसरा फिर ये सोचो मॉडर्न अप्रोच लगानी है या ट्रेडिशनल अप्रोच लगानी है। मैं सिर्फ सोचने की बात कर रहा हूँ, आंसर तो अभी बहुत बहुत जल्दबाजी मत दिखाना। इसमें से मैं अभी एक चीज़ कटवा दूंगा अभी के भी, क्योंकि ट्रेडिशन से सिखाई नहीं है। हाँ, तीसरा रूल लगाओ, देन डिसाइड विच वन इज डेबिट और क्रेडिट। देखो आओ मेरे साथ। मशीनरी परचेज करी चेक के थ्रू, 20,000 का चेक दिया और मशीनरी हमने परचेज करी, तो सबसे पहले क्या सोचना है, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए। सोच के देखो, जरा सोचो जी, दो अकाउंट सिर्फ मशीनरी और बैंक इन्वॉल्व हुए, बस यही तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए या नहीं हुए। हाँ जी हुए। अब तभी तो हमने अब जरा सोचो हमने क्यों आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पहले सिखाई थी, कि आपको कम से कम दो चीज़ें पता चलती हों कि इनका इम्पैक्ट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। मशीनरी आई होगी, ऑब्वियस सी बात है, मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी आई होगी, और हाँ चेक से पेमेंट की है तो बैंक इन्वॉल्व हुआ, तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए ना, मशीनरी अकाउंट और ये दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। तो सबसे पहली बात तो यही है कि वो इन्वॉल्वमेंट चेक करो। उसके बाद डेबिट क्रेडिट का रूल लगाने के लिए ये अपनी दो राहों में से एक राह चूज करो। ट्रेडिशन तो अभी चूज कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि सिखाई ही नहीं है। सिखाया क्या है, मॉडर्न अप्रोच सिखाई है, तो जी मॉडर्न अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं। अब मॉडर्न अप्रोच में आपको क्या देखना पड़ता है, यहां से देखना स्टार्ट करो। मॉडर्न अप्रोच में आप इनको दो अकाउंट में डिवाइड करते हो। मशीनरी अकाउंट, अब मुझे ये बता दो मशीनरी अकाउंट किस में आएगा, असेट में, एक्सपेंस में, लायबिलिटी में, कैपिटल में, इनकम में। मशीनरी इनकम है नहीं, मशीनरी कैपिटल है। कैपिटल तो वो होती है जो ऑनर बिजनेस में लगाता है। मशीनरी लायबिलिटी है बिल्कुल भी नहीं, लायबिलिटी तो वो होती है जो बिजनेस किसी से उधार लेता है। लायबिलिटी बिजनेस, मशीनरी एक्सपेंस है। एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस आते हैं, ये भी लिख लेना ब्रैकेट में यहाँ पे, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो यहाँ आ गए। इससे तुम्हें एक क्लैरिटी और बनी, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ही असेट होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो आप बार बार करते हो, सैलरी, रेंट, परचेज, ये बार बार करते हो। ठीक है, तो मशीनरी कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल। हालांकि मशीनरी है क्या, डायरेक्टली वो पता है मैं यहीं से चूज कर सकता था और उन बहुतों के दिमाग में आ भी गया होगा। वो तो बस मैं ये है कि पीछे से चलता हुआ आ रहा था, किसी को ना भी सोच में आए तो ऐसे सोचना स्टार्ट कर दो। तो मशीनरी क्या है, असेट। अब बैंक जरा चूज करो, बैंक क्या है, ओ माय गॉड बैंक भी असेट ही है, और क्या, बैंक असेट ही तो होता है। तो सबसे पहले ये देखो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, पहला। दूसरा फिर ये देखो मॉडर्न अप्रोच लगा रहे हो या ट्रेडिशनल अप्रोच लगा रहे हो, क्योंकि दोनों की राहों के रूल अलग अलग हैं। हमने कहा मॉडर्न अप्रोच, तो उस अकाउंट को हमने मॉडर्न अप्रोच में डाल दिया जी, किसके अंडर आ रहा होगा। देखो मशीनरी अकाउंट ये रहा और जी बैंक अकाउंट ये रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपकी समझ होनी चाहिए। अब बस तीसरी बात ये लगा दो, इनका रूल लगाने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है, इंक्रीज और डिक्रीज। ये चेक करो, मशीनरी बोले तो असेट अकाउंट के अंडर आई, तो अब बस ये देख लो मशीनरी बड़ी या घटी है। ऑब्वियस ही बात है जी, परचेज करिए तो बड़ी होगी,
मशीनरी क्या है, बड़ी है। तो मशीनरी अगर बड़ी है तो बोले तो असेट बढ़ गई, क्योंकि मशीनरी असेट के अंदर ही तो आई। तो मशीनरी जब भी बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं, डेबिट, उसे डेबिट कर दो। तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। बैंक को चेक कर लो, बैंक से हमने पेमेंट करी तो बैंक क्या है, असेट में आया। तो बैंक घट गया तो क्या हुआ, असेट घट गई। और असेट जब घटती है तो क्या होती है, क्रेडिट। ये लो, इसलिए हमने ये वाली चीज़ तुम्हें बता दी थी कि मशीनरी जब भी बढ़ेगी तो डेबिट होगी और मशीनरी जब भी घटेगी तो क्रेडिट होगी। ये मैंने बहुत पहले बता दिया था, उसका लॉजिक मैंने आपके साथ अब बता दिया। देखो ऐसे होता है। जाते जाते तुम्हारे साथ एक चीज़ और डिस्कस कर दूँ। हाँ जी कर दो, अब ना छुपाओ। देखो अब आप बताना, सैलरी पेड ₹10,000। अब मुझे ये बता दो, पहला कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए और दूसरा डेबिट और क्रेडिट कौन सा होगा। यही सिस्टम अप्लाई होगा जो अभी हमने किया है। यही सिस्टम अप्लाई होगा जो हमने किया है। और जल्दी बताओ, करो अपने आप। मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, या वीडियो पोज करो, अभी के भी वीडियो पोज करो। पोज द वीडियो, स्टॉप मत करना, कहीं स्टॉप कर दो, नहीं, पोज करनी है। पोज द वीडियो और अपने आंसर लिखो, फिर मैं करवाता हूँ मैच करना। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो अब देखो, सैलरी पेड ₹10,000। तो सबसे पहले जब भी आपको एक ट्रांजैक्शन दिखे तो देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, है ना। जब भी आपको कोई ट्रांजैक्शन दिखे तो आप ये देखो उनमें कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए। पहला, हमने सैलरी पे करी तो एक तो सैलरी अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, और जब पे करी है तो कैश के थ्रू ही पे की होगी। बैंक तो लिखा नहीं। अच्छा, जब भी बैंक होगा तो वो बोलेगा बाय चेक वगैरह ऐसा कुछ करके। अगर पेड वर्ड लिखा हुआ है और बैंक की इन्फॉर्मेशन, चेक वगैरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो आप मान जाना कि वो कैश के थ्रू पे हुई होगी। तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, ऑब्वियस ही बात है। अब जरा ये देखो, सैलरी किसके अंडर आ रहा है, ढूंढो जरा इसमें। सैलरी क्या असेट है, सैलरी क्या यहाँ पर है, हाँ जी ये रहा सैलरी। तो सैलरी कौन सा हो गया, एक्सपेंस। सैलरी किसके अंडर आ गया, एक्सपेंस। और कैश किसके अंडर आया, बताओ जी, असेट। अब जरा बस इतना सोचो, सैलरी अगर दे रहे हो तो एक्सपेंस बढ़े या नहीं बढ़े, हाँ जी एक्सपेंस बढ़ गए, एक्सपेंस बढ़ गए। और जब आपने पेमेंट कर दी कैश के थ्रू तो कैश क्या होता है, असेट। तो कैश घटा या बढ़ गया, तो कैश घटेगा तो असेट घटेगी, ऑब्वियस ही बात है ना। ये तो आपने अभी वहाँ पे कर ही रखा है अकाउंटिंग इक्वेशन में कि जी जब भी पेमेंट करोगे तो असेट के नीचे आप लिख दिया करते थे कैश, तो वो कम कर दिया करते थे, तो ये कम हो जाएगा। बस इनके रूल लगा दो, ये रहे। देखो दिखाता हूँ मैं तुम्हें। एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे तो क्या होंगे, एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे तो क्या होंगे, डेबिट, है ना, बिल्कुल। तो सैलरी अकाउंट क्या करना, फाइनल सॉल्यूशन यहाँ लिख रहा हूँ, सैलरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और कैश अगर घटा तो क्या होगा, तो असेट घटी तो क्या होगा, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट के साथ क्या लिखना जी, कैश क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो 2 बातें हुई, सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। बस आज की क्लास यहीं पर ही आपके साथ फिनिश करते हैं। और आप जा कर के अब ये ध्यान से पढ़ना जो लिखवाया, इन्हें
इन्हें अपने दिलो दिमाग में, जहन में इसे जाने देना। और अपनी बस इतनी ही चीज़ें बढ़ाना कि असेट बढ़ती है तो डेबिट, असेट और एक्सपेंस का रूल एक ही होता है, जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट होता है, जब भी घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। लायबिलिटी क्रेडिट, वो लायबिलिटी कैपिटल और इनकम जब भी बढ़ेंगे तो इनसे रिवर्स होता है, मतलब लायबिलिटी कैपिटल इनकम जब भी बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, और लायबिलिटी कैपिटल इनकम जब भी घटेंगे तो डेबिट हो जाएंगे। बस इतना ही याद करना है, यही रूल है, और आपकी जनरल एंट्री तैयार हो जाएगी ऐसे चुटकियों में। पर हाँ, वो बच्चा बार बार अटकेगा जिसे अपना सेकंड चैप्टर अभी तक याद नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर सोच रहा होगा यार ये कहाँ आएगा। रूल तो आप तब पता लगा पाओगे ना जब आपको इसकी अंडर की कैटेगरी पता होगी, इसलिए मैं कह रहा था। चलो, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे, ये भी मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास आपकी वेडनेसडे, और वेडनेसडे का है दशहरा, तो हम रख रहे हैं ऑफ। तो विश यू अ वेरी हैप्पी दशहरा, सी यू सून। अब वो मुझे नहीं पता कि इस पे मिलेंगे या कैसे मिलेंगे, पर हाँ आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करके रखना। तो नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो याद रखना, बिना इसको वो ना सुने, बिना इसको सुने आप अगली क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, है ना। तो वो कर लेना घर पे, अभी आपके पास इनफ टाइम है, आज का भी टाइम है। मैं ये कोशिश करूँगा कि ये मैंने अभी रिकॉर्ड कर लिया, अभी एडिट करके अभी आपको सेंड कर दूँ, तो इसे अच्छे से करना। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास की प्रिपरेशन अगले टाइम पे करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।